जय श्री राम दोस्तों मैं यश शर्मा एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने हुमायूं तक पढ़ लिया था इतिहास में। आज हम हुमायूं से आगे और अकबर से पहले जो भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी शासक हुए या आप कहेंगे कि रिवोल्यूशनरी एम्परर जिनका नाम था शेरशाह सूरी। देखिए दोस्तों बहुत छोटा सा शासनकाल है 40 से 45 का। 40 से 45 का आप कहेंगे कि 5-6 साल का शासनकाल, लगभग 6 साल का इनका शासनकाल रहा। तो ये आदमी ने ऐसा कुछ क्या कर दिया होगा, लेकिन अगर आप इसे तरीके से समझेंगे और जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि हिंदुस्तान के जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ना, उसमें अगर सर्वाधिक इंपैक्ट किसी ने भारतीय इतिहास पे डाला है तो वो है आपके अकबर। और अगर अकबर से कुछ थोड़ा सा कम इंपैक्ट किसी का रहा है तो वो है शेरशाह। फिर इनके अलावा काफ़ी ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कि बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया, बादशाह हुए, सुल्तान हुए, लेकिन जो इंपैक्ट अकबर और शेरशाह का है ऐसा किसी का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने एक नई क्या दी थी, वित्त व्यवस्था या भूराजस्व व्यवस्था। इन दोनों ने क्या दी, एक नई भूराजस्व व्यवस्था। आपके शेरशाह का चलाया हुआ रुपया, शेरशाह ने चलाया था, और कहां तक पढ़ रहे हैं हम इसको, आज तक इस रुपये का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में भले ही से कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने बंद किया था, लेकिन आज फिर से ये भारत की क्या है, रुपया आधिकारिक मुद्रा है। तो इस प्रकार हम अगर देखते हैं तो भारतीय इतिहास पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे जिन दो शासकों का सर्वाधिक क्या रहा है, प्रभाव रहा है, वो कौन है, वो है आपके अकबर और शेरशाह। जैसे अगर हम प्राचीन भारत में जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत में कुछ शासक है जिनका हिंदुस्तान के इतिहास पर सर्वाधिक प्रभाव रहा। अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है। उसके अलावा आपके समुद्रगुप्त हुए, उसके बाद आपके हर्ष। तो ये कुछ ऐसे राजा थे जिनका भारतीय इतिहास पे बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा। मिडाइवल में आते हैं हम तो दो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको, शेरशाह और अकबर। और इनके बाद अगर वर्तमान हमारा जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास में अगर शासक के रूप में किसी को याद किया जाता है तो किसको याद किया जाता है, वो याद किया जाता है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक को। आप कहेंगे शासक, अरे दोस्तों शासक ही हैं जो उस समय के प्रशासक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो हमारे लिए तो क्या है, शासक जैसे ही थे। उन्होंने अपने सुधारों से खुद को क्या है, भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी, गलत तरीकों से ही सही लेकिन भारतीय इतिहास में आज भी अमर कहलाता है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने आधुनिक भारतीय इतिहास पर अपना सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा तो वो थे आपके महात्मा गांधी, जिन्होंने कि हिंदुस्तान की राजनीति को इस प्रकार से प्रभावित किया कि आज हम सब उन्हें बापू के नाम से जानते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। और एक युवा जिनका नाम था भगत सिंह, उन्होंने अपने तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, भारत के जो स्वाधीनता संग्राम हुआ उसको प्रभावित किया, जो स्वतंत्रता के लिए हम कुछ कार्य कर रहे थे स्वराज पाने के लिए, उन सबको इस प्रकार से उन्होंने अपनी नीतियों से प्रभावित किया कि आज भी इस देश में हर मां चाहती है कि उनका बेटा बड़ा होकर के बने तो भगत सिंह बने। तो आए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं शेरशाह की। देखिए शेरशाह सूरी क्या है, तो इनका जो जन्म था दोस्तों वो कहां हुआ था, वो हुआ था आपके बैजवाड़ा में। कहां पे हुआ था, बैजवाड़ा में इनका जन्म हुआ इनका बैजवाड़ा। और बैजवाड़ा कहां पे है, होशियारपुर पंजाब में, होशियारपुर पंजाब में, जो आपके पंजाब में जगह है होशियारपुर, उसी में एक गांव है बैजवाड़ा, वहां पे इनका जन्म हुआ। कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ 1472 में। कब हुआ इनका जन्म, 1472 में। एक हमारे इतिहास वेत्ता हैं, ये सिर्फ उन्हीं का मत है, इतिहास वेत्ता कानूनगो के अनुसार, इतिहास वेत्ता कानूनगो उनका नाम है, के अनुसार कब हुआ था, 1486 में। इनके अनुसार केवल बस
बाकी सभी ने क्या माना इनका टाइम पीरियड 1472। बाकी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर किसी बड़े एग्जाम नेट वगैरह में या यूपीएससी में पूछा जाए कि कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म कब हुआ, तो आंसर होगा आपका 1486। इसके अलावा सभी पेपर्स में नॉर्मली जो आंसर होगा 1472 ही होगा। अब देखिए इनके जो पिता हैं, तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? हसन खां। क्या था? हसन खां था। इनके पिता का नाम क्या है? हसन खां। और ये क्या थे? ये बिहार में एक छोटी सी जागीर है जिसका नाम है जौनपुर। क्या नाम है? जौनपुर। तो बिहार में जौनपुर के जागीरदार थे ये। जौनपुर बिहार के छोटे से जमींदार, शेरशाह के पिता। ठीक है, अब शेरशाह का जो बचपन का नाम है, आपके शेरशाह के बचपन का नाम, वो तो क्या था? बचपन का नाम फरीद। क्या नाम था? फरीद। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, आरएएस 2016 का प्रश्न था ये कि शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी आपके, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी जौनपुर में। अरे बच्चा जहाँ पे पैदा होगा, जहाँ माँ बाप रहेंगे, वहीं उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो जौनपुर में हुई थी। और ये प्रश्न आपके आरएएस 2016 में आया था कि शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? जौनपुर में हुई थी। तो ये हमने शेरशाह के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें जानी हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब इनका नाम फरीद था, तो फरीद से सीधा नाम इनका शेरशाह कैसे पड़ गया। तो देखिए, दक्षिण बिहार मतलब बिहार है, और बिहार का भी जो साउदर्न पार्ट है ना, तो वहां के एक जागीरदार थे बहार खां लोहानी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, दक्षिण बिहार के जागीरदार, दक्षिण बिहार के जागीरदार, नाम क्या है उनका? बहार खान लोहानी। क्या नाम दोस्तों? बहार खान लोहानी ने एक शेर मारने के कारण, मतलब शेरशाह जो फरीद था उसने क्या है? एक शेर को, देखिए व्यक्ति कैसे बड़ा बनता है वो आप देखिए। आप इनके जीवन से सीख सकते हैं कि एक छोटे से जमींदार का बच्चा अगर हिंदुस्तान का बादशाह बन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई बन जाता है, विरले ही तो होते हैं, विरले लोग ही तो होते हैं। तो आप इनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इनसे प्रेरणा मिलेगी। अब देखिए कि बहार खां लोहानी जो दक्षिण बिहार के जमींदार हैं, उन्होंने देखा कि यार इसने तो क्या है? शेर को मार दिया। एक शेर मारने के कारण किसको? फरीद को शेर खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी दोस्तों? शेर खां की उपाधि दी। किसने दी? आपके ये उपाधि दी आपके बहार खां लोहानी ने, जो कहां के जमींदार थे? दक्षिण बिहार के। तो ये बात हमने देखी, शेरशाह कहां से उठ के आए? एक बहुत ही छोटे से जागीरदारी इनके पिता के पास थी, वहां से ये उठे, वहां से इन्होंने खुद को इस प्रकार से विकसित किया, बड़ा बनाया कि एक दिन ये हिंदुस्तान के बादशाह ही बन गए। जिस प्रकार वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कहते हैं उनके बारे में कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? चाय। तो देखिए, शून्य से उठ करके जो व्यक्ति अनंत बन जाता है ना, बस वही महान है। और शेरशाह के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अभावों में भी क्या करना पड़ता है? खुद को विकसित करना ही होता है। अब इसके अलावा जब 1528 का समय आया, देखिए अब शेरशाह किस प्रकार से खुद को आगे बढ़ाएगा वो हम देख लेते हैं। कि पहले तो इसको बहार खां लोहानी ने क्या है? शेर खां की उपाधि दे दी, और इनको कहां का जागीरदार बना दिया? सासाराम का। तो पिता की मृत्यु के बाद बहार खां लोहानी के अधीन, बहार खां लोहानी के अधीन, सासाराम बिहार के जागीरदार,
सासाराम बिहार। कहां पे है सासाराम? बिहार में। के जागीरदार बने। बिहार के जागीरदार बने। मतलब इनके जब पिता की मृत्यु हो गई तो बहार खां लोहानी ने इनको सासाराम बिहार का क्या बना दिया? जागीरदार बना दिया। इसके बाद इन्होंने 1528 में बहार खां की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा दूदू बेगम, जो बहार खां की विधवा है दूदू बेगम, उसने अपने पुत्र जलाल खां का इसको क्या है? संरक्षक नियुक्त कर दिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आया इनकी लाइफ में। 1528 में बहार खां, देखिए शेरशाह है ना, जो अपने जिन्होंने बहार खां ने इनको बड़ा बनाया उनके पूरी तरह से क्या थे? विश्वास पात्र थे, विश्वस्त थे। तो बहार खां की विधवा, बहार खां की मृत्यु के बाद, बहार खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई के बाद उनकी विधवा, क्या नाम है? दूदू बेगम। दूदू बेगम ने, बहार खां की विधवा दूदू बेगम ने शेर शाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। संरक्षक नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? दूदू बेगम ने। तो यह हमें याद रखना है कि बहार खां की मृत्यु के बाद, बहार खां की विधवा का नाम क्या था? दूदू बेगम। और बहार खां के बच्चे का नाम क्या था? जलाल खां। उसका संरक्षक कौन बना? शेरशाह सूरी। इसको क्या है? बना दिया। अब फिर 1529 में शेरशाह ने महमूद लोदी, क्या है आपके? महमूद लोदी और बाबर के बीच 29 में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। तो उसमें उसकी तरफ से इसने भाग लिया था। महमूद लोदी की तरफ से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, परंतु अंत में तटस्थ हो गया। देखिए, मैंने आपको जब हुमायूं पढ़ाया था तब एक बात बोली भी थी कि बाबर ने शेर शाह को हिंदुस्तान का सबसे चालाक अफगान कहा था। किसको कहा था? इन्हीं के पुत्र हुमायूं को। जिस व्यक्ति ने महमूद लोदी की तरफ से, पहले क्या था कि महमूद लोदी उस समय बड़े अच्छे शासक थे। शेरशाह बाबर आए थे 1526 में, तो हिंदुस्तान का शासन मिला था उनको। तो इन्होंने क्या करा कि महमूद लोदी की तरफ से युद्ध में भाग ले लिया। फिर देखा कि यार महमूद लोदी हार रहे हैं, तो ये तटस्थ हो गए। इन्होंने कह दिया मैं किसी की तरफ से नहीं हूं। तभी बाबर समझ गया था कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? स्वयं को बड़ा बनाना है। इनको क्या करना है? खुद को बड़ा बनाना है, चाहे फिर ये कितना भी गलत करते हुए खुद को बड़ा बनाए। तो अंत में क्या हो गए? ये तटस्थ हो गए थे 1529 में। अब 1529 में ही देखिए यहां से इनका करियर ग्राफ आगे बढ़ेगा। अब शेरशाह जो फरीद है वहां से अब धीरे धीरे क्या बनते जाएंगे? हिंदुस्तान के शहंशाह बनते जाएंगे। 1529 में चुनार के किलेदार, चुनार कहां पे है? बिहार में। चुनार के किलेदार, चुनार का घेरा किसने डाला था? हुमायूं ने डाला था ना। चुनार के किलेदार ताज खां की मृत्यु के बाद, और चुनार क्या था? रणनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से, सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान था, महत्वपूर्ण किला था। तो देखिए वहां का किलेदार ताज खां है, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु के बाद शेरशाह ने, देखिए ताज खां की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा
देखिए कैसे व्यक्ति अब खुद को बड़ा बना रहा है। उनकी विधवा लाड़ मलिका, क्या नाम है, लाड़ मलिका से विवाह किया, विवाह नहीं निकाह किया, क्या कर लिया, उनसे शादी कर ली, निकाह कर लिया, जिससे अब देखिए क्या होता है इस निकाह से, जिससे चुनार की संपत्ति पर, और संपत्ति केवल यही नहीं है पैसा टकाई, संपत्ति हथियार वगैरह जो चुनार में रखे हैं वो सब, चुनार की संपत्ति पर शेरशाह का अधिकार हो गया। क्या हो गया, शेरशाह का अधिकार हो गया। तो ये कब हुआ, 1529 में हुआ। ठीक है, अब बाबर, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि बाबर ने हुमायूं से क्या कहा था कि ये सबसे चालाक अफगान है, इससे आप बच के रहना। ठीक है, अब चंदेरी का युद्ध जब हो रहा था ना आपके किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, तब इन्होंने एक बात बोली थी शेरशाह ने, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। बाबर और मेदिनी राय के बीच जब चंदेरी का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के समय में इन्होंने कहा कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दे दिया ना तो मुगलों को तो मैं हिंदुस्तान से जब मन करेगा तब भगा दूंगा। किसने कहा, शेरशाह ने। शेरशाह ने कहा अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो इन्होंने कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं आसानी से मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा, हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। ये इन्होंने कब बोला था, चंदेरी के युद्ध में। और चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। इस व्यक्ति शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं आसानी से मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। ठीक है, और हिंदुस्तान की क्या है, बादशाहत हासिल कर लूंगा। एक व्यक्ति जो अभी एक छोटे से चुनार के किले का किलेदार बना है, वो चंदेरी के युद्ध में भाग लेता है। मेदिनी राय और जो बाबर के बीच युद्ध होता है उसी में से इतना बड़ा स्टेटमेंट उसके मुंह से निकलता है। और तब तक तो हुमायूं, जिनके लिए कहा जाता है कि वो तो एक गिरता पड़ता राजा था, तो उससे पहले तो बाबर ही थे ना, उनके पिता ही राजा थे। पता थोड़ी है कब मर जाएंगे, शेरशाह पहले मरेगा या वो पहले मरेंगे। तो इन शेरशाह ने अपने मुख से बात कह दी। देखिए कितने कॉन्फिडेंट है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दे दिया, मतलब कि अगर सब कुछ जो मैंने सोचा है एज प्लानिंग हो गया, तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से क्या है, खदेड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, खदेड़ दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1532 में दोरा का जो युद्ध हुआ था ना हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, उसमें शेरशाह ने महमूद लोदी की सहायता की थी। 1532 में दोरा का युद्ध किसके बीच हुआ, महमूद लोदी वर्सेस हुमायूं। शेरशाह ने किसकी सहायता की, महमूद लोदी की। शेरशाह ने सहायता की, मतलब मुगलों से आप पंगा लेने की पूरी तैयारी शेरशाह ने कर ली थी। ठीक है, इसके बाद 1534 में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में, शेर खां ने
सूरजगढ़ के युद्ध में, ये सारे युद्ध कहाँ हो रहे हैं? बिहार में ही हो रहे हैं। बंगाल व जलाल खां की सेना को हराया। जलाल खां की संयुक्त सेना को हराया। जलाल खां कौन है? ये वही बहार खां लोहानी का पुत्र है ना, जिसका संरक्षक पहले शेरशाह बना था। अब वही क्या है, शेरशाह से अपनी जो गद्दी है वो मांगने आया, तो उसकी भी संयुक्त सेना ही, बंगाल की सेना ही और जलाल खां की सेना ही, दोनों को सूरजगढ़ के युद्ध में हरा दिया। संयुक्त सेना को हराया। ठीक है। इसके बाद 1539 में वही आपका चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं को हराया। 1539 में चौसा व 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि ली। शेरशाह की उपाधि ली। मतलब यहां पे तो क्या है, शेरशाह की उपाधि ली और कन्नौज बिलग्राम में आगरा पर कब्जा, आगरा पर अधिकार। अब 1540 आते आते शेरशाह हिंदुस्तान का क्या बन गया? आधिकारिक रूप से शहंशाह बन गया, राजा बन गया, सम्राट बन गया, सुल्तान बन गया। जो भी बना वो शहंशाह बना, शेरशाह बना। और क्या करा इसने? दूसरे अफगान वंश सूरवंश की स्थापना, सूरवंश की क्या कर दी इसने? स्थापना। तो ये सब किसने किया? ये सब किया आपके शेरशाह सूरी ने। ठीक है। अब इसके बाद शेरशाह क्या करते हैं वो हम आगे देखते हैं। 1540 तक की कहानी हमने देख ली। 39-40 के युद्ध मैंने इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं बताए कि हुमायूं के टाइम पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। अगर किसी भी ऐसा हमारा विद्यार्थी हो दोस्तों जिसने कि वो नहीं देखा है, तो आप जो हुमायूं वाले वीडियो है वो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इन युद्धों का बहुत अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। क्योंकि अब हम शेरशाह के बारे में उन महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे जिसकी वजह से शेरशाह को हिंदुस्तान में क्या है, एक गेम चेंजर बताया जाता है कि इन्होंने किस प्रकार से चीज़ों में क्या ला दिया, चेंज ला दिया। तो आगे अब हम देख लेते हैं। इसके बाद 40 तक का हमने मटेरियल देख लिया है कि शेरशाह बन गए हिंदुस्तान के राजा। अब 1541 में इन्होंने क्या है, उत्तर भारत में एक जनजाति रहती है पंजाब के पास, खोखर। तो उस खोखर जनजाति क्या है, उसने विद्रोह कर दिया। तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए क्या है, आपके खोखर और बलूच जनजातियों पर क्या है, नियंत्रण पाया पहले तो, और फिर उनके विद्रोह को दबाया। तो 1541 में उत्तर भारत में रहने वाली खोखर व बलूच, खोखर व बलूच जनजाति पर नियंत्रण कर लिया, नियंत्रण किया, नियंत्रण स्थापित किया। जिससे मतलब इन्होंने क्या है, नियंत्रण स्थापित कर दिया, जिससे हुमायूं मतलब वहां पे क्या है, अपने किलेदार हुए, कोई अधिकारी हुए, वो रख दिए उन जनजातियों के क्षेत्र में, ताकि हुमायूं उन जनजातियों से किसी प्रकार की मदद प्राप्त करके पुनः हिंदुस्तान में प्रवेश ना कर पाए, जिससे हुमायूं पुनः हिंदुस्तान में प्रवेश न कर पाए, प्रवेश न कर पाए।
कौन नहीं कर पाया? आपका हुमायूं। हिंदुस्तान में क्यों? क्योंकि हुमायूं को तो क्या है, खदेड़ दिया है। अब खोखरों ने क्या है, ये सब जब नियंत्रण स्थापित किया तो इन्होंने, खोखरों ने क्या है, विद्रोह कर दिया। खोखरों ने क्या किया दोस्तों? विद्रोह कर दिया। तो खोखरों के विद्रोह को दबाने हेतु, खोखरों के विद्रोह को दबाने हेतु दो व्यक्ति, हैवात खां और ख्वास खां को इसने भेजा। दबाने हेतु हैवात खां व ख्वास खां को भेजा। अब इन दोनों का विद्रोह दबा दिया और रोहतासगढ़ बिहार में एक किला बनवाया। रोहतासगढ़ बिहार में किले का निर्माण करवाया। किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शेरशाह ने। कब करवा लिए? सब 1541 के समय में ही खोखरों का विद्रोह दबा दिया। पहले तो हैवात खां और ख्वास खां को भेज के, और फिर रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करा लिया। इसी समय 1541 में बंगाल में भी विद्रोह हुआ। 1541 में बंगाल में जो गवर्नर है खिज्र खां, उसने भी विद्रोह कर दिया। बंगाल के गवर्नर खिज्र खां का विद्रोह, खिज्र खां का विद्रोह। बंगाल के गवर्नर खिज्र खां ने क्या कर दिया दोस्तों? विद्रोह कर दिया। तो उसके विद्रोह को दबाया और बंगाल को 16 सरकारों में विभक्त, सरकारों में 16 सरकारों में विभक्त किया। किसको विभक्त किया? आपके बंगाल को। प्रत्येक सरकार पर एक अधिकारी, सरकार पर एक अधिकारी शिकदार ए शिकदारान, अधिकारी का नाम क्या है? शिकदार ए शिकदारान की नियुक्ति की। क्या की? नियुक्ति की। और इन शिकदार ए शिकदाराओं पर भी एक नया पद, इन सब पर नियंत्रण करने के लिए एक नया पद इसने सृजित कर दिया। उस नए पद का नाम है अमीन ए बंगाल। इन सरकारों पर नियंत्रण के लिए नया पद अमीर या अमीन ए बंगाल। देखिए पद का भी नाम क्या है? अमीर या अमीन ए बंगाल की नियुक्ति की, सॉरी क्या किया? अमीर ए बंगाल पद सृजित किया, एक नया पद सृजित किया। ठीक है। और इस नए पद पर एक व्यक्ति है, उसकी क्या है? नियुक्ति कर दी। क्या नाम है? काजी फजीलत। काजी फजीलत की नियुक्ति की। इस पद पर मतलब क्या किया कि बंगाल के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया। साले बंगाल को इसने 16 क्या है सरकारों में विभक्त कर दिया। और उन 16 सरकारों में विभक्त करने के बाद सरकार पर शिकदार ए शिकदारान की नियुक्ति कर दी। और इन सरकारों पर नियंत्रण के लिए एक और पद बना दिया, अमीर अमीन ए बंगाल। और इस पर क्या है? काजी फजीलत की नियुक्ति कर दी। जैसे एक आपका राज्य होता है, राज्यों को कई जिलों में बांट दिया जाता है और उन जिलों में एक एक
क्या तैनात कर दिया जाता है, कलेक्टर जो तो कौन हो गया, शिकदारान, और इन सब जिलों पर भी नियंत्रण के लिए एक क्या बना दिया गया, संभागीय आयुक्त बना दिया गया, ऐसा समझ लीजिए कुछ भी, या फिर आपका कोई सचिव स्तर का अधिकारी जिसका नाम क्या कर दिया, काजी फजीलत। नहीं तो सारे जिलों पर पूरे राज्य का नियंत्रण होता है, तो उसके लिए कौन बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप लो एक स्क्रीनशॉट तब तक। हाँ तो दोस्तों अब इसके बाद इन्होंने 1541 तक की हमने बात कर ली है। अब इसके बाद 1542 में मालवा पर अधिकार करेंगे। ठीक है, मल्लू इकबाल जो मालवा के शासक है उनको हरा करके मालवा पर अधिकार, और उसी समय बिहार में एक नए नगर की स्थापना होगी जिसका नाम है पटना। तो दोस्तों आज आपको इस बात का पता चल जाना चाहिए कि जो आपके बिहार में पटना नगर है वो किसने बसाया था, वो शेरशाह ने बसाया था। बिहार में जो पटना नगर है, बिहार की राजधानी, वो किसने बसाया था, शेरशाह ने बसाया था। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं 1542 में मालवा के शासक, 1542 मालवा का शासक कौन है, कादिर शाह या मल्लू इकबाल। शासक कादिर शाह, और इसका दूसरा नाम क्या है, मल्लू इकबाल को पराजित कर मालवा पर अधिकार, और इसके बाद पटना नगर की स्थापना। पटना कहां पे है, बिहार में। कहां पे है, बिहार में। पटना नगर की स्थापना। अब आपसे कोई पूछ ले पटना नगर किसने बसाया, तो आप बोलेंगे शेरशाह ने बसाया। कोई आपसे पूछ ले दोस्तों पटना की स्थापना किसने की, तो पटना की स्थापना शेरशाह ने की। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ शेरशाह के अभियान। क्या देख लेते हैं, शेरशाह के अभियान देख लेते हैं। तो आओ दोस्तों हम देखते हैं कि शेरशाह ने कौन कौन से विजय अभियान किए थे। शेरशाह के विजय अभियान मतलब शासक बनने के बाद साम्राज्य को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, अभियान किए जाते हैं। ठीक है, किस किस राज्य के विरुद्ध किए, किस वर्ष में किए, और उस संबंधित राज्य का शासक कौन था। ठीक है, मतलब शेरशाह ने किस किस के विरुद्ध किया। सबसे पहले वही आपके मालवा के विरुद्ध। ठीक है, मालवा के विरुद्ध किया। तो मालवा के विरुद्ध जो कादिर शाह यहाँ का शासक था जिसका नाम मल्लू इकबाल, मल्लू खान, कई नाम थे उसके, तो मालवा के शासक के खिलाफ 1542, ये मैंने आपको बता ही दिया, कादिर शाह। ठीक है, इसके अलावा 1543 में रायसीन 1543, और रायसीन का शासक कौन था, पूरणमल। क्या नाम है, पूरणमल। अब देखिए रायसीन का जो शासक है ना पूरणमल, उसको शेरशाह ने क्या करा था, अनेक राजपूत स्त्रियों सहित विश्वासघात करके मार डाला था। कैसे मारा था, विश्वासघात के साथ। तो अब ये जो बात है ना, मतलब आप अगर किसी शासक को विश्वासघात के कारण मार देते हो, कारण से मतलब आप खुद उससे विश्वासघात कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो ये क्या है, ये जो घटना है रायसीन वाली, रायसीन के शासक, चलो एक मिनट हम पढ़ते हैं इसको, एक बार इनके अभियान देख लेते हैं हम। 1543 में रायसीन का हो गया, 1544 में इसने मारवाड़ पर 1544 शासक मालदेव,
ये तो कहानी आपने सुनी होगी जैता कूपा वाली, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। और 1545 में इसने कहां पे किया, कालिंजर। कालिंजर कब, 1545। और यहां का शासक कौन था, कीरत सिंह। ये इसके 4 विजय अभियान है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो, या इसको आप डन कर लो, उतार लो, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब इन्हीं कहानियों के बारे में, जैसे हमने कादिर शाह वाली कहानी देख ली थी, पढ़ ली थी अभी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पूरणमल को क्या है, विश्वासघात करके मार देता है, और यही क्या है, इसके जीवन में एक कलंक है, शेरशाह के जीवन पे क्या है, कलंक है। तो पूरणमल रायसीन के शासक पूरणमल, रायसीन का शासक पूरणमल के साथ अनेक राजपूत स्त्री व बच्चों को विश्वासघात करके मारा। विश्वासघात करके मारा, ठीक है। शेर शाह पर कलंक है ये घटना, और इसी घटना के कारण शेर शाह का पुत्र है कुतुब, क्या है, कुतुब। उस कुतुब ने इसी घटना से शर्मिंदा होकर, ठीक है, शेरशाह के पुत्र कुतुब खान ने शर्मिंदा होकर आत्महत्या की। शर्मिंदा होकर आत्महत्या की। किसने की, आपके शेरशाह के पुत्र कुतुब ने शर्मिंदा होकर के आत्महत्या कर ली। ये रायसीन वाली कहानी हो गई। फिर 1544, ठीक है, मारवाड़ पर इसने अधिका के लिए आक्रमण कर दिया। मालदेव के 2 सेनानायक थे, जैता व कूपा। जैता व कूपा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने क्या है, इनके दांत खट्टे कर दिए। शेरशाह के दांत खट्टे कर दिए। शेरशाह के दांत खट्टे कर दिए। खट्टे कर दिए। फिर इसी के समय तो कहा था शेरशाह ने, एक बहुत बड़ी कहावत नहीं कही थी क्या, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो शेरशाह ने क्या कहा, यहीं पर ये शेरशाह का स्टेटमेंट है। इन दोनों की वीरता के कारण शेरशाह ने बात बोली थी, क्या कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो चुका था। बादशाहत लगभग खो चुका था। मतलब मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत लगभग खो चुका था, क्योंकि मारवाड़ का जो इलाका है जोधपुर का, वो हिंदुस्तान में तो बहुत छोटा सा इलाका है ना, तो पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो जाती अगर ये अकेला यहाँ पे मारा जाता शेरशाह। आप लो दोस्तों एक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद दोस्तों इसने 1545 में आपके कालिंजर पर जब आक्रमण किया था ना, तो कालिंजर में ही क्या हुआ कि ये अपना एक अस्त्र चला रहा था, उक्का नाम का अस्त्र। क्या नाम है उसका, उक्का। इनका एक क्या था, लड़ने का हथियार था। तो वो क्या है, उक्का जो था उसके बारूद में आग लग गई और वो फट गया, और उसके फटने से क्या है, आपके शेरशाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह
जो है वो क्या बना, शासक बना। उसका नाम वैसे क्या था, जलाल खां था। तो आप देखिए एक बार, ठीक है। 1545 में कालिंजर में, नाम क्या है, उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र, मतलब ये क्या था, एक लॉन्च करने वाला हथियार था। क्या था, लॉन्च करने वाला हथियार था कि बारूद में आग लगने पर हुए विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु, शेरशाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके प्रक्षेपास्त्र में बारूद में आग लगने पर क्या है, शेरशाह की मृत्यु हो गई। अब शेरशाह और जो इसका पुत्र है इस्लाम शाह, इन्होंने क्या है, किसी खलीफा की जो है बादशाह स्वीकार नहीं की तथा खुद को ही क्या कह दिया, युग का खलीफा। शेरशाह व इसके पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की, युग के खलीफा की उपाधि धारण की तथा खलीफा की वैधता स्वीकार नहीं की। अब शेरशाह की हो गई यहां मृत्यु, तो शेरशाह के बाद नया शासक कौन बना, नया शासक बना आपका इस्लाम शाह। कौन बना, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कब बना, 1545 में शासक बना। कब तक रहा, शेरशाह से अधिक 1553 तक। इसका दूसरा नाम क्या है, जलाल खां। क्या नाम था इसका दूसरा, जलाल खां था। तो इसने क्या क्या कार्य किए, तो इसने एक तो क्या है, कानूनों को लिखित बनाया, कानूनों को लिखित बनाया, ठीक है। इसके अलावा इसने दूसरा काम क्या किया, सेना में सुधार, सेना में क्या है, सुधार किया। और घुड़सवारों की अलग अलग टोलियां बना दी। तो 100, 200, 250, 500 ये गुणज में घुड़सवार की 100, 200, 250 और 500 के गुणज में टोलियां बनाई, टुकड़ी बनाई। ये काम किसने किया, आपके इस्लाम शाह ने किए। अब इस्लाम शाह की हो गई मृत्यु 1553 में। तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो आएगा वो हम देख लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा ये बस इस्लाम शाह के बाद क्या नाम है, इसका पुत्र बैठेगा, इसके पुत्र को मुबारिज खान मार देगा। तो इस प्रकार जल्दी ही अब इसका अंत होने वाला है आपके सूर्यवंश का। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे कैसे। इस्लाम शाह की तो हो ही गई है मृत्यु, हाँ बिल्कुल, आप देखो इसको, इस्लाम शाह की मृत्यु हुई है। अब इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद क्या नाम है, इसका 12 वर्षीय पुत्र आएगा फिरोज शाह। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद
12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, जिसकी उसके मामा क्या है, आपके 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा जिसकी उसके मामा मुबारिज खान ने हत्या कर दी। उसके मामा मुबारिज खान ने हत्या की, मुबारिज खान ने हत्या कर दी। ठीक है, अब मुबारिज खान जो है वो खुद मोहम्मद आदिल शाह के नाम से बैठ गया। मुबारिज खान जो है वो मोहम्मद आदिल शाह के नाम से शासक बना, शासक बना। ठीक है, इसने जो था रेवाड़ी कहाँ पे, हरियाणा में, नमक विक्रेता, नमक व्यापारी था। हेमू बनिया था, मतलब ये देखो बनिया हो कोई भी हो, कुल मिला के व्यापारी था, वैश्य का काम करता था। हेमू को वजीर नियुक्त किया। ठीक है, अब ये आदिल शाह जो था ना, ये आदिल शाह क्या है, नृत्य और संगीत में निपुण था, नृत्य व संगीत में निपुण। अब इस आदिल शाह के समय में ही जो अफगान साम्राज्य था वो 4 भागों में बटा हुआ था। तो अफगान साम्राज्य बटा हुआ था 4 भागों में, जो इसके राज्य हैं और ये शासक है। पंजाब का शासक कौन था, सिकंदर शाह। ठीक है, पंजाब में कौन था, सिकंदर शाह। दिल्ली में और आगरा में, दिल्ली और आगरा में था इब्राहिम शाह। ठीक है, इसके अलावा आपके आगरा से बिहार में आदिल शाह, खुद आदिल शाह, और बंगाल में मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। तो ये 4 क्या थे, इसके अंग हो गए थे। यहाँ पे अलग अलग शासक थे 4 भागों में। आपका अफगान जो साम्राज्य था, जो शेरशाह सूरी के अधीन था, उसका अब 4 भागों में विभाजन हो गया था और चारों में अलग अलग शासक मौजूद थे। तो अफगानों की इसी फूट का फायदा उठा करके आपके हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े, सरहिंद और मच्छीवाड़ा, और इन दोनों युद्धों में सिकंदर शाह को पराजित किया और 1555 में दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की क्या कर दी, स्थापना कर दी। क्या कर दी, मुगल शासन की स्थापना कर दी। तो ये हम यहां इधर हल्का सा देख लेते हैं। 1555 मच्छीवाड़ा व सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ, तो ये युद्ध हुआ दोस्तों सिकंदर शाह वर्सेस हुमायूं। परिणाम क्या रहा इसका, मुगल शासन की पुनः स्थापना।
तो ये एक छोटी सी कहानी है शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी की कहानी से हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि एक ऐसा शासक, जो शासक भी नहीं था, जो एक छोटे से जमींदार का बच्चा था, उसने अपने आप को इतना विकसित किया, इतना काबिल बनाया कि वो हिंदुस्तान का क्या बन गया, शहंशाह बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको शेरशाह के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको शेरशाह ने जो हिंदुस्तान को सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था और भूराजस्व व्यवस्था दी, जीटी रोड जैसी सड़कों का निर्माण कराया, रुपये का प्रचलन किया, ये सब चीजें मैं आपको इसका जो प्रशासन का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।